सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं जवाद कमाल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान इख्तिलाफात अब कुछ कम होते नजर आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़िश्ता दिनों जलसा आम में वाज़ेह ऐलान कर दिया था कि अब हम हुकूमत का साथ नहीं देंगे पार्लियामेंट के अंदर किसी भी कानून साजी में, और हुकूमत से अलहदा भी हो सकते हैं, हुकूमत की हिमायत भी ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद में आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी का पहला इजलास लाहौर में हुआ। हसन मुर्तज़ा और मलिक अहमद खान ने उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू भी की, क्योंकि साबिक़ वज़ीर आज़म और क़ायद नून लीग नवाज शरीफ साहब की हिदायत थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठ कर मामलात को तय किया जाए। राना सनाउल्लाह साहब से भी हमारी गुज़िश्ता दिनों बात हुई थी और उन्होंने भी इस मामले पर बिल्कुल वाज़ेह कह दिया था कि फ़ाहम व तफ़हीम के साथ डायलॉग के ज़रिए इस मामले को हल कर लेंगे। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत को सिर्फ धमकियां दे रही है अलहदा होने की, और क्या हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अलहदगी को अफोर्ड कर सकती है? और यह भी कहा जा सकता है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलहदा रहकर सर्वाइव कर लेगी? अपोजिशन जमातें जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने की तैयारी कर रही हैं, वो कहाँ तक पहुँचा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला लेगी? PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है या नहीं? इन अहम तरीन मामलात पर बात कर लेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान साबिक सेनेटर मोहम्मद अली दुर्रानी साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्रानी साहब अपना कीमती वक्त प्रोग्राम में हमें देने के लिए। सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो चल रहा है, आप समझते हैं जैसे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि ये सिर्फ धमकियां ही हैं, पीपल्स पार्टी अलहदा नहीं होगी, या इस बार PP सीरियस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, ये आपने पूरा एक खाका सा सारा रख दिया। मैं इसके बारे में बड़ी वजाहत से मैं पहले भी कह चुका हूँ। मैं यही कहूँगा कि पीपल्स पार्टी और नून अब वो एक हैं, और वो एक ही उसके दो रुख है, एक ही तस्वीर के दो रुख है। ना वो अब अलहदा हो सकते हैं, ना वो एक दूसरे को छोड़ सकते हैं, बल्कि वो अब जहाँ जाएंगे इकट्ठे ही जाएंगे। अवाम के तारीख के जिस हिस्से में भी जाके गिरेंगे वो इकट्ठे ही रहेंगे। अब क्योंकि अब उनके लिए उनका जाए पैदाइश भी एक ही है, उनका जाए मतलब जिसका जरिया माश भी एक ही है, और उनका सियासत भी एक सी है। तो अब वो आपस में एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। और दूसरी बात ये कि अवाम में उनके लिए अब बहुत कम जगह रह गई है। अब उनके पास तो यही है कि वो एक दूसरे के साथ मिलके इक़्तिदार के अंदर रहते हुए इक़्तिदार की ताकत पे अवाम के सरों पे अपने आप को सलामत रखें। तो जहां तक सिंध का मामला है, सिंध के अंदर देखें ना, अभी आपने चंद दिनों में देख ही लिया। पहले उन्होंने पीपल्स पार्टी ने कहा हम किसी से बात नहीं करेंगे नहरों के मसले पे, अब वो कह रहे हैं हम बात करेंगे। अब क्या नहर बन रही है नहीं बन रही है? लेकिन दुरानी साहब, आप क़ता कलामी की माज़रत चाहूँगा, आपने कहा कि अवाम में ताकत बहुत कम रह गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2/3 मेजोरिटी के साथ सिंध में हुकूमत में है। अब पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत में है, वफाक में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत में है। आप कह रहे हैं अवाम में ताकत कम रह गई है। देखिए, फॉर्म 47 के सर पे तो ताकत है, इसीलिए वो कोई ऐसा इकदाम नहीं उठा सकते जिसकी वजह से फॉर्म 45 तक का सफर उन्हें करना पड़ जाए। अगर वो सफर उनके जिम्मे पड़ गया तो फिर तो वो जीरो हो जाएंगे, फिर ताकत हकीकत आ जाएगी। अभी तो ताकत 47 की ताकत है। तो इसलिए, और दोनों एक ही किश्ती के सवार हैं, मैंने तो इसलिए उनकी जाए पैदाइश ही एक है इस वक्त, वो फॉर्म 47 है। तो लिहाजा इसलिए उनके लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो एक दूसरे को पीठ दिखाएं या एक दूसरे से दूर हो। वो तो जितना दबाव उन पे ऑपोजिशन का बढ़ेगा, वो उतना एक जोर से एक दूसरे को, आप 10 नहरें बना लें फिर भी वो इकट्ठे ही रहेंगे, और वो मतलब कोई दूर नहीं जाएंगे। उनका कोई सूरत नहीं है कि वो एक दूसरे को छोड़ सकते हो। पीपल्स पार्टी के लिए सिंध में जितने भी इश्यूज खड़े हो रहे हैं, उसके बावजूद वो नून को नहीं छोड़िए। आप नोट कर लें, जिस दिन छोड़ उस दिन आप मुझे आके पकड़। और दूसरी बात यह है कि वो कौन सा मुतालबा कर रहे हैं जिस मुतालबे का उन्हें पता नहीं है कि वो क्या मुतालबा कर रहे हैं। अच्छा, दुरानी साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ऐसा बज़ाहिर लग नहीं रहा कि PP और नून लीग एक दूसरे के बगैर अब चल सकेंगे। लेकिन बहरहाल आप माजी में ये कहा करते थे, मैं अपोजिशन के अलायंस के बारे में आपसे बात करूंगा। आपने कहा कि अपोजिशन जैसे प्रेशर डालेगी
उस तरह ये मजीद एक होते रहेंगे तो अपोजिशन में अब कितना दमखम है प्रेशर डालने के हवाले से इस पर बात करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपके ही स्टेटमेंट्स पे आपसे बात करना चाहूँगा। आप माजी में कहा करते थे कि मौजूदा जो पार्लियामेंट है, जो इस वक्त रूलिंग पार्टीज़ हैं, इनके बारे में ये पार्लियामेंट के अंदर मॉरिसियत और ख़ानदानी कल्चर का मुशाहिदा कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन को चाहिए इन पार्टियों को बैन कर दे। हमने कुछ अर्सा कबल देखा एक पार्टी के सरबरा की पहले अहलिया ने जो किरदार अदा किया पार्टी में, फिर अब हमशीरा जो किरदार अदा कर रही हैं। इस पर भी आपका मौक़िफ़ वही है जो इन पार्टियों के बारे में है? देखिए जी, मेरा तो इन पार्टियों के बारे में ये तस्वुर है, और आपने बड़ा राइटली माशाल्लाह पॉइंट आउट किया कि मरूसियत की जो जन्म है भूमि जो है वो ये पार्टी है, और इसकी वजह से बाकी पार्टियों में भी मरूसियत ही आती जा रही है। तो पाकिस्तान में एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे का जो है वो वज़ीर आज़म बनना और दूसरे का आगे पीछे होना, ये वाली जमहूरियत जो है ये जमहूरियत है नहीं, और पूरी दुनिया में इसको जमहूरियत माना भी नहीं जाता। बच्चे आगे आते हैं लेकिन वो प्रोसेस से आते हैं, पैदाइश से आगे नहीं आ जाते किसी घर में उनको अगला हुक्मरानी मिलती है। अब जहां तक सवाल है पीटीआई का और जो बानी पीटीआई का जो इस वक्त उनकी फैमिली के लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, देखिए जब भी कोई फर्द किसी इब्तला में होता है, जेल में होता है, तो उसके खानदान जो होता है वो उसके लिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने और कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा ने एक बड़ा, कुलसूम बीबी ने तो इतना बुनियादी किरदार अदा किया था जब मियां साहब को गिरफ्तार किया गया था, और उसके बाद पूरी तहरीक का उन्होंने एक रुख बना दिया था। तो मैं समझता हूं फैमिली के बच्चे, इवन बेनजीर, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने भुट्टो साहब के बाद जो तारीखी किरदार अदा किया था सियासत के अंदर और मज़ाहमत की सियासत के अंदर, वो तारीख का एक हिस्सा है। तो ये तो फैमिली के लोग अदा करते हैं, ये इस पे कोई इतराज वाली बात नहीं है। लेकिन ये अगर आप फैमिली के, लेकिन यही रोल अगर मरियम नवाज प्ले करती हो तो आप एतराज करते हैं? नहीं, मैं आ रहा हूँ उस तरफ। देखिए जी, अगर आप अभी वो घर के किसी फर्द को जो है पार्टी का चेयरमैन बना दें, दूसरे फर्द को जो है वो सूबे का सदर बना दें, तीसरे फर्द को जो है वो किसी वजीर आजम का ओहदेदार बना दें, तो तब तो वो भी मरूसी पार्टी हो जाएगी। हम कहेंगे मरूसी पार्टी है। जब उन्होंने बैरिस्टर गौहर को बनाया था चेयरमैन, तो मैंने बहुत तारीफ की थी। मैंने कहा उन्होंने मरूसियत के इम्कानात को खत्म कर दिया। अब अगर उनके फैमिली के लोग किसी इब्तला के, किसी का भाई जेल में हो तो बहन को ही पता होता है उस पर क्या गुजर रही है। इसी तरह बीवी और वैसे भी मैं बताता हूँ, खवातीन की मज़ाहमत जो होती है वो तो तारीख का एक हिस्सा है। लेकिन जहां तक सवाल है इक्तदार का हकदार बन जाना किसी घर में पैदा होने की वजह से, और बाकी इतने सीनियर लोग जो है वो आगे हाथ बांध के खड़े हो जाए, तो ये जो मरूसियत है इसकी वजह से मुल्क में जमहूरियत का चेहरा मसख हो रहा है। और ये समझना चाहिए, इवन उन खानदानों की अपनी हैसियत जो है वो मुतनाज़ हो रही है। मियां नवाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छे मतलब तारीखी इकदाम उठाए हैं, स्टांस लिए हैं बहुत बड़े बड़े। भुट्टो फैमिली ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं इसके अंदर। लेकिन जब वो अपनी फैमिली की नाम से पार्टियों को चलाना शुरू कर देते हैं, तो फिर बाकी भी उसी रास्ते पे चल पड़े हैं। लीडर जितने भी, हर एक का बच्चे जो लाइन में लगे हुए आ रहे हैं और वो जो है इक़्तिदार में जा रहे हैं। तो ये सियासत जो है इसकी वजह से नौजवान बददिल हो रहा है। 60% नौजवान है वो इस मरूसियत को नहीं मानता, और नहीं मानता तो फिर आप उन करते हैं तो फिर फॉर्म 47 लाना पड़ता है। अच्छा दुरानी साहब, आपने अभी कुछ अर्से कबल जैसे बकौल आपके कि जिसको अदालत मुजरिम कहे वही मुजरिम होता है, ये बात आपने 9 मई के गालिबन कॉन्टेस्ट में कही थी। लेकिन हम अगर थोड़ा सा पीछे जाते हैं, 2007 में गालिबन मार्च का आखिर था, आपने जलसे में कराची में खिताब में कहा था कि रियासत के रिट को जो चैलेंज करेगा रियासत उससे सख्ती से निपटेगी। अब ये बयान आपका तब्दील क्यों हो गया? मैंने कब, ये कौन से साल की आप बात? देखिए मैं तो अपना जो भी बयान होता है, अगर कभी मैं कोई तब्दील भी करूं तो मैं बहुत इत्मीनान से करता हूं और मैं उसको ओन करता हूं कि ये मैंने बयान दिया था। मैं मतलब एक पार्शल्ला हुकूमत का हिस्सा भी रहा हूं, और मुझे उस पर 2007 में 30 मार्च को गालिबन आपने कराची में जलसे से खिताब में कहा था कि रियासत की रिट को चैलेंज करने वालों से रियासत सख्ती से निपटेगी। इस बयान में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अब आप जो बानी तहरीक इंसाफ है उनके बारे में कह रहे हैं कि कहते रहे हैं कि जब तक अदालत किसी को मुजरिम ना कहे वो मुजरिम नहीं हो जाता। रियासत के रिट को तो यहाँ भी चैलेंज किया गया ना सर।
देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने ये 2019 में मैं शहबाज साहब से जाके मिला था जेल के अंदर। मैंने बाहर ये कहा था और इमरान खान साहब से कहा था, मैंने कहा इमरान साहब जब तक अदालत किसी को चोर ना कहे आप उसको चोर ना कहा करें। वो उस वक्त वजीर आजम थे, मैंने उस वक्त ये बात की थी। और दूसरी बात मैंने ये की थी, उस वक्त ऑपोजिशन सोच रही थी कि वो पार्लियामेंट छोड़ के बाहर चली जाए। मैंने उन्हें कहा था कि आप देखें, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनका जो असल खेलने की जगह होती है वो पार्लियामेंट होती है। अभी भी आपको याद होगा, मैंने जब इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं एस्टैब्लिशमेंट से बात करूंगा तो मैंने इस पे इतराज, मैंने कहा बातचीत तो पार्लियामेंट में होनी चाहिए। मैं आज भी यही कहता हूँ। अब जो सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आपने जब 26वीं आईनी तरमीम कर दी, जब पाकिस्तान के अंदर आपने आइन को मुअत्तल कर दिया, जब आपने फॉर्म 7 के जरिए अवाम के हक के वोट को ही सलब कर लिया, तो उसके बाद आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो अवाम के दिल पे नहीं पड़ रहा। आप देख ले सिंध में क्या हो रहा है इस वक्त सिंध के अंदर भी, और इवन पंजाब के अंदर ये हाल है कि आप साफ भी नहीं ले सकते सियासी तौर पे, जलसा करना तो दूर की बात है। तो ये जो तमाम हुकूमतों को करनी पड़ रही है, ये उनको अपने आप को भारी पड़ेगी। और आज मैं, जहां तक सवाल है दहशतगर्दी के जरिए स्टेट की रेट को चैलेंज करना या अवाम की, और मैं कार्य सरकार में मदाखलत और कानून को हाथ में लेने के खिलाफ मैं पीटीआई के लोगों को बहुत दफा, मैं रिकॉर्ड पे हूं, मैं अपनी वो सारी दे सकता हूं कि सियासतदानों का ये काम नहीं कि वो कानून को हाथ में ले। सियासतदानों का ये काम है कि वो अवाम को हाथ में लेके अवाम की ताकत पे ऑपरेट करें, और हुकूमत का भी ये काम नहीं है कि वो कानून को हाथ में लेके जो है अवाम के हक ही उनसे छीन ले। दुरानी साहब, ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बन जाएगा? मेरा ख्याल है कि देखें, सिंध एक बहुत बड़ा तारीखी रोल रखता है। सिंध ने पाकिस्तान बनने की करारदाद भी सबसे पहले सिंध असेंबली ने पास की थी। सिंध असेंबली ने 1 यूनिट के खिलाफ एक स्टांस लिया था, ताकतवर। सिंध में आज आप देखें कि वो जो ग्रैंड अलायंस जिसकी बातें हो रही हैं इस्लामाबाद में फोटो ऑप्स पे, वो सिंध वालों ने बना दिया है उमरकोट के अंदर। राइट। अच्छा, मेरा वैसे इशारा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाने जा रही है उसकी तरफ था। वो बना लेगी पीटीआई आपस के इख्तलाफात के बावजूद भी? ये उनका नहीं पता कि वो किस तरीके से बनाना चाहते हैं और क्या बनाना चाहते हैं। मतलब वो जब कोई प्रैक्टिकल चीज करेंगे तो यकीनन मैं उस पर कमेंट करूंगा। लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त जिस ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की जरूरत है वो सिंध के अंदर जीडीए और पीटीआई ने बना दी है। और अब यही अलायंस अगर आगे बढ़ेगा तो मुल्क के अंदर हकीकी जमहूरियत का रास्ता खुलेगा, और आइंदा इलेक्शंस के लिए बनने वाला अलायंस ही हकीकत में अलायंस होगा। फोटो बनाने वाला अलायंस या एपीसी करने वाला अलायंस जो है वो हकीकत में ऑपोजिशन अलायंस नहीं। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनता देख रहे हैं? आपके पास कुछ इत्तलात हो इस हवाले से? पीटीआई के बारे में मैं बहुत ज्यादा बाखबर हूं, और उस बुनियाद पे मैं कह रहा हूं कि पीटीआई बुनियादी तौर पे 2 जगह पे एग्जिस्ट करती है। एक अवाम में एग्जिस्ट करती है और एक इमरान खान के जहन में एग्जिस्ट करती है। इमरान का और पब्लिक का, अब इमरान खान इस वक्त कुछ लूज नहीं कर रहे। जितना हर दिन जो है उनकी कैद का एक दिन भी बढ़ता है और उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ भी बढ़ता है और उनकी कुर्बानी का ग्राफ भी बढ़ता है। लिहाजा इस वक्त अगर हुकूमत के लिए, हुकूमत इमरान खान के लिए और पीटीआई के लिए कोई चैलेंज बनना चाहती है तो वो कोई उसके अंदर फॉरवर्ड बैकवर्ड ग्रुप बना के कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुर्बानी का ग्राफ कैसे सर? सजा काट रहे हैं, रियासत के रेट को चैलेंज किया था, पाकिस्तान के इदारों पर हमला किया था, तो उसमें कुर्बानी किस तरह की सर? आप देखें जी, हमला करने वाले की तो सजा होती है। सजा तो आप दिला नहीं रहे किसी एक फर्द को भी। अभी तक स्टेट मुद्दई होती है। देखें, फौज के साथ एक ज्यादती हुई, उसकी उन्होंने एफआईआर कटवाई। आपने एक इस्तगासा अभी तक हुकूमत ने पेश नहीं किया। एक फर्द को टेररिस्ट कोर्ट से सजा दिलवाई और अब कहते हैं कि जी आर्मी कोर्ट में ले जाके सजा दें। दुरानी साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अलीमा खानम, बैरिस्टर गौहर, जुनैद अकबर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, या फिर बुशरा बीबी या सलमान अकरम राजा, किसकी आप इस वक्त इजारादारी देख रहे हैं? कितने ग्रुप्स नजर आ रहे हैं? मुझे तो एक ही नजर आ रहा है और वो इमरान खान का ग्रुप है।
बाकी सारे तो बेचारे अपनी खबर लगाने के लिए इमरान खान से जाके मिल लेते हैं और उसकी तरफ से कोई बयान दे के तो अपने लिए। तो इस वक्त पीटीआई का जहां ताल्लुक है, हुकूमत उसको इस तरीके से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक कि वो इमरान खान को रिहा नहीं करती। इमरान खान अपने इक़दामात के लिए खुद जिम्मेदार नहीं ठहराए जाते जब तक उसके बयान जेल से बाहर से नहीं आएगा। वो माफी मांग लेंगे, बानी पीटीआई माफी मांग लेंगे। ये भी आ रहा है कि माफी सिद्क़ दिल से, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा सिद्क़ दिल से माफी मांगे तो माफी मिल सकती है। ये राना साहब की स्टेटस का बयान नहीं है। माफी देना, राना साहब बादशाह है जो किसी को माफी देंगे? ये हुकूमत जो है ये कोई बादशाह आता है कि जो किसी को हुकूमत माफी? प्रेसिडेंट को इख्तियार होता है दुरानी साहब, सजा के अलावा कुछ नहीं होती। अगर कोई मुल्ज़िम है तो वो सजा उठाएगा। राना साहब या कोई दूसरा बादशाह सलामत घोड़े पे बैठ के नहीं आएगा जो उसकी कैद को माफ कर दे या उसकी रिहाई करा दे। ना कराए, रिहाई अंदर रखे। फिर राना साहब भी तो नाजायज केस में अंदर थे ना, तो क्या वो सही था? वो माफी मांग के बाहर आए। ये बातें जेब नहीं देती इतने अच्छे सीनियर और समझदार कायद को। उन्हें तो जमहूरी बात करनी चाहिए कि अदालत केस जो है वो माफी मांग के खत्म नहीं होता। ठीक है, केस सजा के बाद खत्म होता है। और बिल्कुल ठीक है। चाहते हैं कि कोई माफी मांगे या किसी को सजा दिलाई जाए, जरूर दिलाएं। जब दिलाएंगे सजा तो कोई भी नहीं बोलेगा। जायज नहीं होगी तो फिर उनकी तरह हर कोई आवाज उठाएगा। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूं कि ये बातें करना, ये अपने आप को अवाम की नजरों में गिरा रहे हैं हुकूमत वाले। इसी तरह पीपल्स पार्टी वाले जो सिंध के अंदर उल्टी कलाबाजियां लगा रहे हैं कि जी हम खुद मुजाहरा कर रहे हैं और मुजाहरा करके हम हुकूमत के साथ भी हैं। एक कश्ती में, दो कश्तियों के अंदर इस तरह टांगे रख के खड़े हुए हैं कि टांगे ही चिर जाएंगी इनकी। एक कश्ती उधर जा रही हो भाई, या हुकूमत में हो या अपोजिशन में आओ, या अवाम के साथ खड़े हो या हुकूमत के साथ खड़े हो, ये तो कोई बात नहीं है। तो बात यह है कि इस वक्त अगर हुकूमत चाहती है, अगर कोई भी पार्टी चाहती है कि वो ऑपोजिशन को शिकस्त दे, तो वो सिर्फ अवाम के अदालत में शिकस्त दिलाई जा सकती। JUI पे बैठ लगा के और मतलब सारा दिन जो है वो अपने इश्तिहारों की बुनियाद पे अपनी शक्लें चला के तो नहीं अवाम में मकबूलियत मिलती। JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद गैर फितरी है, लेकिन ये चल सकेगा आप समझते हैं मुस्तकबिल में? देखिए जी, मैं तो समझता हूँ कि तमाम ऑपोजिशन में जो पार्टियां हों उनको आपस में एक दूसरे के करीब होना चाहिए। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो है JUI की अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कुर्बत देखें वो तो हुकूमत के साथ है इसको, क्योंकि वो एक हुकूमती जो है बहुत बड़ा एडवेंचर था जिसके नतीजे में जमहूरियत कमजोर हुई, जिसके नतीजे में अदालती निज़ाम खत्म हो गया, जिसके नतीजे में आइन मुअत्तल हो गया। उसमें वो हुकूमत के साथ थे। अब अगर वो अपोजिशन के तरफ भी आते हैं तो अपोजिशन को यकीनन उनके आने से एक बेहतर फिजा मिलेगी। लेकिन ये फैसला जो है ये खुद JUI ने करना है और PTI ने करना है कि कौन वाकई ऑपोजिशन में है और कौन ऑपोजिशन को ताकतवर कर सकता है और किसके नतीजे में ऑपोजिशन की तहरीक चल सकती है। अच्छा दुरानी साहब, हुकूमत के लिए कोई परेशानी है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है JUI को साथ मिलाकर, खाकान अब्बासी साहब को साथ मिलाकर, इसके अलावा जो अचकज़ई साहब हैं उनको साथ मिलाकर एक अलायंस बनाकर एहतजाज करने की, या फिर इन हाउस तब्दीली की कोशिश करेगी? हुकूमत के लिए कोई परेशानी है मौजूदा सूरत हाल में? मैं समझता हूँ कि हुकूमत के लिए तो अभी सिर्फ एक परेशानी शुरू हुई है पहली, और वो हुई है सिंध से। ठीक है ना जी। बाकी ये होता है कि लीडरों के इकट्ठे होने से और APC की वो गोली होती थी जो अब इफेक्टिव भी नहीं रही, किसी APC को बुला लेने से या जी कोई पार्टियों के इकट्ठे बैठ जाने से हुकूमतों को कोई फर्क नहीं, ना उससे कोई उनकी पड़ता है। और मैं ये भी नहीं समझता असल तहरीक वो होती है जो अवाम के बीच में से उठती है। आज सिंध के अंदर वो तहरीक चल पड़ी है सिंध के अंदर, और अपोजिशन का अलायंस वो अलायंस होगा अपोजिशन का जो आइंदा इंतखाबात हुकूमत के खिलाफ करवाने और लड़ने के लिए इकट्ठा होगा। खाली फोटो बनाने के लिए जो अलायंस इकट्ठा होगा वो उसकी कोई हैसियत नहीं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अगर जो हुकूमत के खिलाफ इस वक्त अलायंस GTA और PTI और बाकी पार्टियों का सिंध में बना है, अगर वो अलायंस आगे ट्रेवल कर गया तो हुकूमत के लिए बहुत इश्यूज हो।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो डायलॉग प्रोसेस शुरू हुआ था, एक तो आप क्या समझते हैं वो ख़त्म कैसे हुआ? पीटीआई उसकी जिम्मेदार थी ख़त्म करने की, या हुकूमत ने बात आगे नहीं बढ़ाई? और क्या डायलॉग प्रोसेस आगे होना चाहिए, होता देख रहे हैं आप? देखिए, मेरा ख्याल है कि हुकूमत के जो समझदार हल्के हैं वो इस चीज का एहसास भी कर रहे हैं कि इस वक्त इस चीज की जरूरत है कि अपोजिशन के साथ अलायंस किया जाए। और बिलखसूस मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनका जो मकतबा फिक्र है वो ये कह रहे हैं कि जी नून और पीपल्स पार्टी और पीटीआई को मिल के एक लाए अमल बनाना चाहिए। उससे ये होगा कि पाकिस्तान में जमहूरी फोर्सेस मजबूत होंगी, क्योंकि वो फ्यूचर में अपने लिए कुछ चैलेंजेस थे। तो मैं ये समझता हूं कि ये उनकी ख्वाहिश है और इसके उनकी तरफ से इशारे भी मौजूद हैं। मैं बात कर रहा हूं, लेकिन ये होगा वो मुझे मेरे लिए सवालिया निशान है, क्योंकि इनके अपने जाती मफादात और इनकी जाती कमजोरियां इतनी हैं कि ये किसी हकीकी जमहूरी चैलेंज के लिए खड़े होने की मुझे नहीं लगता कि इनके हुस्न में जान है। लिहाजा जो अवाम का वोट और अवाम की हैसियत है वही इस वक्त हुकूमत के लिए रास्ता है कि उसको तस्लीम कर और पीछे मफाहमत ऑपोजिशन से करके आगे बढ़े तो बढ़ सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई इस तरह का इनिशिएटिव ले पाएंगे। अच्छा दुरानी साहब, अफगानिस्तान के मामले को बड़े आपने करीबी से देखा है माजी में भी, और अभी आप देख रहे हैं पाक अफगान ताल्लुकात। हमने देखा गुज़िश्ता दिनों नायब वज़ीर आज़म ने दौरा अफगानिस्तान किया, मुस्बत नताइज बरामद होंगे इसके? देखिए, खुदा करके ये दिन भी आया कि नायब वजीर आजम तो बाद में, वजीर खारजा पहले, वो अफगानिस्तान गए, अभी तक तो कोई गया। मोहम्मद सादिक साहब बड़े एक इफेक्टिव आदमी है, उनको इन्होंने इसमें इन्वॉल्व किया है, वो भी एक रोल प्ले कर रहे हैं। इससे पहले तो पीटीआई की जो सूबाई हुकूमत है उसने भी ये इनिशिएटिव लिया था। मैं खुद भी इन्वॉल्व था, मैं अफगान एम्बेसडर से भी मिला था जाके और हमने ये बातचीत भी की थी। हमारा इसके बारे में बड़ी कंसिडर्ड ओपिनियन है कि ये अच्छा काम है। इसमें हुकूमत उन्होंने सूबाई हुकूमत ने अपने TOR बना के मरकजी हुकूमत को भेजे, उन्होंने उसको अलाउ नहीं किया। मैं समझता हूँ कि तमाम दरवाजे खोल देने चाहिए हमसाया मुमालिक के साथ एक मुस्बत ताल्लुकात को बनाने के लिए, क्योंकि हम मजीद टकराव के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और हमें हर हमसाया मुल्क, मैं अभी गया था अहमदपुर में भी, वहां मैंने जो हमारे शहीद हुए उधर ईरान में, उन शोहदा के मैं घर गया, वहां भी मैंने, अभी मैं ईरानी एम्बेसडर से भी मिलूंगा, मैं उनसे भी ये दरख्वास्त करूंगा कि हमारे मुल्क के लोगों को जो शहीद करने वाले चेहरे हैं उन्हें बेनकाब करें, हमें भी बताएं कि कौन लोग हैं जिन्होंने ये जुल्म किया है हमारे शहरियों के ऊपर। बैन ही हमें अफगानिस्तान के साथ भी अपने राब्तों को बढ़ाते हुए वहां की हुकूमत को, और देखिए ईरान और अमेरिका की बातचीत हो रही है, अच्छा जी, उसके बाद जो है रूस और उनकी बातचीत हो रही है। हम जो है, हम अपने हमसायों से क्यों नहीं बात कर सकते यार? हर सूरत अपने आसपास के साथ, अपने आसपास के मुमालिक के साथ अपनी स्ट्रेसेस को कम करने के लिए अपनी तमाम स्ट्रेंथ्स को यूज करना चाहिए। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ है, पीटीआई के लीडर हैं, उनका एक अच्छा ताल्लुक है अफगानिस्तान जो इस वक्त हुक्मरान है के साथ। यहाँ हमारे और दोस्त हैं, फजलुर रहमान खलील साहब हैं, उनका बहुत अच्छा है, मोहम्मद सादिक साहब है, उनका बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस है। इसी तरह हमारा भी छोटा मोटे वहां पे ताल्लुकात हैं। तो हम सब चाहते हैं कि मुल्क के मफाद में सबके जो पर्सनल कॉन्टेक्ट्स हैं उनको हम यूज करें। और मैंने तो बारहा कि फॉरेन ऑफिस कहाँ है, फॉरेन ऑफिस को, भाई फॉरेन मिनिस्टर को सबसे पहले तो हमसाया मुल्कों में जाना चाहिए, अफगानिस्तान में जाना चाहिए था। चले, बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई कि अब फॉरेन मिनिस्टर साहब गए हैं, अब आगे भी बढ़ेंगे। और मैं समझता हूं कि सूबाई हुकूमत को फौरी तौर पे मरकजी हुकूमत को इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि वहां बहुत पॉपुलर है KPK की गवर्नमेंट जो है अफगानिस्तान के अंदर। अगर उनको भी भेजेंगे तो आपके तो मुल्क के है ना, पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तान के शहरी हैं वो सियासी तौर पे किसी पार्टी के मुखालिफ हो, पाकिस्तान के तो है ना, उनको अपनी स्ट्रेंथ में यूज करना चाहिए। अभी यहाँ मतलब अगर आपने लोगों को बुलाया तो अच्छा किया ना,
तो बैन ही आपको अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने के लिए KPK की हुकूमत को भी इस्तेमाल करना चाहिए और मरकज को भी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली दुरानी, सेनेटर, सीनियर सियासतदान, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में अब बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों को लेकर। अमरीकी भी नाखुश हैं। आज भी अमरीका भर में एहतजाज किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों के हवाले से, चाहे वो टैरिफ का मामला हो, चाहे वो ट्रंप के एग्रेशन रद्द-ए-अमल का मामला हो जो वो ईरान के बारे में सामने आ रहा है। मिडल ईस्ट की सिचुएशन को लेकर भी ट्रंप पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, और पाकिस्तान के साथ जो ट्रंप के मामलात हैं उस पर पाकिस्तान किस तरीके से मामले को हैंडल करेगा, जो हमारा तवाज़ुन है, ताल्लुकात का तवाज़ुन वो किस हद तक कायम रह सकेगा, जो टैरिफ का मामला है उसको किस तरीके से डील करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्ल्ड बैंक और IMF मीटिंग में शमूलियत भी हुई है, उसके बाद में किस हद तक इस पर पेशरफ्त होगी टैरिफ के मामले को लेकर। और जो अफ़गानिस्तान में अमरीकी असलहा छोड़ा गया है, 5 लाख असलहा जो वहाँ पर गायब हुआ है, ये इत्तलात सामने आ रही हैं कि वो दहशतगर्दों को तालिबान ने फ़रोख्त कर दिया या फिर चोरी हुआ, लेकिन बहरहाल वो गलत हाथों में गया है। उसकी वापसी के लिए अब अमरीका क्या इक़दाम करेगा? अफ़गान सरजमीन जो पड़ोसियों के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, उसके लिए पाकिस्तान किस हद तक अमरीका से बात कर सकता है, किस पोजीशन में है, पाकिस्तान के जो अंदरूनी सियासी मामलात हैं उसको ट्रंप इंतज़ामिया किस तरह देखती है, इस पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है रिपब्लिकन रहनुमा और मुशीर ट्रंप इंतज़ामिया साजिद तारड़ साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद तारड़ साहब, प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। बड़ा अहम मामला सबसे पहले टैरिफ का, जिस पर यूटर्न्स भी सामने आए, बड़े बड़े टैरिफ लगाए गए, चाइना पर भी, दीगर ममालिक पर भी। पहले तो दीगर ममालिक से 90 दिन का लिया, फिर चाइना के साथ भी मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। क्या ट्रंप इंतजामिया को इस बात का इदराक नहीं था कि दुनिया भर से रद्द-ए-अमल आएगा इस पर? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब 12 साल का जो एक मेस क्रिएटेड था ओबामा और बाइडन का, जिस दौर के अंदर ना सिर्फ चाइना, रशिया और दूसरे कई ममालिक अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी का फायदा उठाते रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब का मैंडेट ही यही था कि इसको अमेरिका में रिफॉर्म करनी है, अमेरिका को मेक स्ट्रॉन्ग अगेन, वेल्थी अगेन। तो उसी एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। इस वक्त उन्होंने बाकी सारी दुनिया को छोड़कर चाइना को लॉक कर लिया है। उसके बारे में वो मुसलसल कहते हैं कि चाइनीज डील करना चाहते हैं अमेरिका से, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि डील करनी किस तरह है। मेरे ख्याल में आने वाले चंद हफ्तों में, चंद दिनों में आप देखेंगे कि चाइना के साथ भी वो डील करेंगे। उनका जो रेसिप्रोकल टैरिफ है उसके बारे में अगर डिफाइन किया जाए, देखा जाए, तो उसका अल्टीमेट जो टारगेट है वो फ्री ट्रेड है कि आप जितना टैरिफ अमेरिका की प्रोडक्ट्स पे लगाएंगे, अमेरिका उतना आप पर लगा देगा। दर हकीकत लोगों को अभी तक सूरत हाल का पता नहीं है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखना चाहूंगा। जापान, जिसका सारा डिफेंस अमेरिका करता था, वो अमेरिका के चावलों पे 300% टैरिफ लगाते थे। ऑस्ट्रेलिया, जो कि अमेरिका का एक एलाय है, वहां पे अमेरिका के बीफ को बैन कर रखा था उन्होंने। भारत के अंदर टैक्सेस देखें तो 150% टैरिफ था उनके ऊपर। हालांकि देखा जाए तो ये ज्यादती है, नाइंसाफी है अमेरिकन प्रोडक्ट्स के साथ, अमेरिकन लोगों के साथ। तो इसी चीज को डोनाल्ड ट्रंप सब ठीक कर रहे हैं और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये आने वाले दिनों में चीज़ें और मामला बेहतर होते नजर आएंगे। तारड़ साहब, टैरिफ के बाद ये जो पाकिस्तान और अमेरिका का तिजारती तवाजुन है, इसे आप कायम रहता देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं बल्कि इसमें मजीद तरक्की देख रहा हूं, मजीद इसको आगे जाता देख रहा हूं। उसकी मिसाल देना चाहूंगा कि आप इस वक्त $36.6 बिलियन की चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, जिनमें ज्यादातर टेक्सटाइल प्रोडक्ट हैं। आज भी जो टैरिफ है, आपकी टैरिफ की जो रेशो है वो बांग्लादेश और वियतनाम से कम है, जो कि आपके कंपेटिटर हैं। और आपका एक आला सतह का वफ्द जो है वो इस वक्त ऑलरेडी इन डायलॉग अमेरिका के साथ इस टैरिफ के हवाले से। और दूसरा, अभी जो रीसेंट रेयर अर्थ मिनरल जो है उनके हवाले से स्टेट डिपार्टमेंट का एक हाई लेवल जो वफ्द पाकिस्तान गया था, उन चीजों को देखा जाए। और दूसरी कई एवेन्यूज जो है जिसमें मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान के साथ नई कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, नई ट्रेड पॉलिसी
बनाई जाएगी, मैं समझता हूँ कि मजीद तकवीत मिलेगी इस सारी चीज़ों से। चले, इससे मजीद तकवीत तो मिलेगी, लेकिन जो ट्रंप का एग्रेशन है, ट्रंप का एग्रेसिव रवैया है, इसमें कमी नहीं आई है। हमने देखा जो ये जो खिता है हमारा, ईरान के साथ जो ताल्लुकात चल रहे हैं अमेरिका के, उसमें भी एकदम से ही ट्रंप ने यू टर्न ले लिया। पहले तो ख़त लिखा था, तारीफ़ें की थी कि बड़े अच्छे लोग हैं, हम चाहते हैं उनसे बात हो, मुज़ाकिरात हों, लेकिन फिर साथ में ये स्टेटमेंट भी कुछ ही दिनों बाद सामने आ गया कि हम फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए, मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। पहले पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान एक वाहिद कंट्री है जिसकी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी कांग्रेशनल स्पीच के अंदर पाकिस्तान की तारीफ की, और बल्कि दहशतगर्दी के हवाले से वो अपने आप को गिल्टी समझते हैं कि जो असला जिसका आप जिक्र कर रहे थे, जो अफगानिस्तान में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन छोड़कर गई थी और वो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। शवाहिद मिल चुके हैं कि जाफर एक्सप्रेस के अंदर भी अमेरिकन असला इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे जो 3 कांग्रेसमैन अगले दिनों आए थे, वो भी इस चीज का वादा करके गए हैं कि वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रेशर डालेंगे कि पाकिस्तान का साथ दिया जाए, इस दहशतगर्दी में एक नई पार्टनरशिप, एक नया अलायंस बनाया जाए। और इस वक्त अगर देखा जाए तो वो असला और तालिबान और टीटीपी, ये जो वफ्द आया था, उसने वहां पर जाकर कांग्रेसमैन ने वहां मशवरा दिया है ट्रंप को कि नया अलायंस बनाया जाए, या ट्रंप इंतजामिया सोच रही है एक नया अलायंस बनाने के बारे में? नहीं, 2 चीजें हैं। अभी तो वो पिछले हफ्ते ही वापस आए हैं, लेकिन आने से पहले उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो वापस जाकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को रिकमेंड करेंगे। और मैं ये पहले भी समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब समझते हैं कि इस वक्त तालिबान, टीटीपी जो है इस पूरे रीजन की सेफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन चुके हैं। दोहा एग्रीमेंट के हवाले से उन्होंने वादा किया था कि यहां से अफगानिस्तान की सरजमीन जो है दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन आप देख लें टीटीपी के जरिए आपके साथ वो क्या कर रहे हैं। आज ईरान भी परेशान है, आपके अंदर भी वो घुस के, देखिए उन्होंने तो पूरी दुनिया को ही खतरे में डाल दिया है। इत्तलात यही है कि 5 लाख हथियार जो है वो दाइश और उससे रिलेटेड तंजीमों ने, अलकायदा से रिलेटेड तंजीमों ने खरीद लिए हैं, या फिर स्मगल हो गए हैं, या फिर चोरी हो गए हैं। इस बारे में कुछ भी मुसद्दे का भी बात सामने है, लेकिन बहरहाल 5 लाख हथियार गायब जरूर हुए हैं इन और बिल्कुल गलत हाथों में वो जा चुके हैं। ये कितना बड़ा जो दुनिया की जो खुद मुख्तारी है और अमन है, उसको स्टेक को दाव पर लगाने वाली बात है। बिल्कुल, और अमेरिका इस चीज को रियलाइज करता है। बडग्राम एयरबेस के ऊपर अमेरिका का त्यारा आ चुका है। बडग्राम एयरबेस को वापस लेने की बातें हो रही हैं। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तालिबान पे प्रेशर है कि या तो वो असला हमें वापस दिया जाए, या अगर आपने बेच दिया है तो बताया जाए कि आपने किसको बेचा है, क्योंकि वो असला जो है वो गलत हाथों में है। और यही इस कंट्री के हालात हैं। वहां पे काबली और कंधारी ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान हैज बीन अ मेस सिंस लास्ट 50 इयर्स इन दिस रीजन। और जो मैं एक और तशवीशनाक बात आपके हवाले से, कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी पार्टी उनके सिंपथाइजर है, उनके बारे में रोजाना जो है वो मुख्तलिफ किस्म के बयान आते हैं। आपका एक सूबा मुसलसल उनके साथ जो है उनको प्रमोट कर रहा है, टीटीपी को, और सहूलतकारी की जा रही है, जो कि मैं समझता हूं उसको भी आनी हाथों से डील करना आपकी बहुत जरूरी है। उस पार्टी की आप लोगों से भी बड़ी तवक्कुआत है। उस पार्टी ने इस वक्त अगर देखा जाए, उनके अपने बच्चे लंदन में बैठे हैं, और पाकिस्तानी बच्चों को वो कहते हैं रोजाना कि सड़कों पे निकलो, जिहाद जो करो, सड़कें गर्म करनी है, सड़कें ठंडी करनी है। यही एक ट्रेजेडी है। पता नहीं पाकिस्तानी बच्चों को और अवाम को उनकी असलियत की समझ क्यों नहीं आ रही है। वहां अमेरिका में, जहां मैं इस वक्त बैठा हूं वाशिंगटन डीसी में, यहां मिलियंस और बिलियंस के हिसाब से पैसा लॉबियस्ट के ऊपर फेंका जा रहा है। CNN को 3 मिनट के स्लॉट के लिए आरफ अलवी साहब ने पता नहीं कितने $1 मिलियन पेश किए हैं। अफसोस के साथ मैं कहूंगा कि पाकिस्तानी अवाम को सोचना चाहिए कि ये हमारे अंदर किस किस्म का इंतशार फैला रहे हैं। अगले दिन ओवरसीज पाकिस्तानी का कन्वेंशन हुआ था, उन्होंने तो बड़े बुरे तरीके से रिजेक्ट किया इनको। जो बार बार कहा जाता था कि पाकिस्तान पैसा ना भेजा जाए, उन्होंने मार्च में $4.1 बिलियन भेज के इनकी सारी अपील और इनके सारे मंशूर को रिजेक्ट किया है। मैं ये चाहूंगा कि पाकिस्तानी अवाम अपने बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ लेके जाए, बजाय कि काला जादू और काला बकरा और जिहाद की तरफ लेकर जाए। राइट। अब आप पाक और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, मुस्तकबिल में पाक अफगान ताल्लुकात में अमेरिका का क्या किरदार देख रहे हैं आप?
मैं सबसे पहले तो इस वक्त तालिबान और अफगानिस्तान पूरी दुनिया और रीजन के लिए थ्रेट बन चुके हैं। अब ये देखना है कि दुनिया इनके साथ किस तरह डील करेगी, क्योंकि ना सिर्फ अमेरिका बल्कि रशिया के लिए भी थ्रेट है। चाइना भी घबरा रहा है इनके हालात से, और बल्कि अफगानी, अब मैं समझता हूं आधे तालिबान भी घबरा रहे हैं, क्योंकि मैंने जिस तरह आपको बताया कि कंधारी ग्रुप और काबली ग्रुप जो है आपस में लड़ रहे हैं, हकानी ग्रुप अलग लड़ रहे हैं, और इनका माजी भी इसी तरह है। अफसोस के साथ कि पिछले 50 साल ये कंट्री एक वाहिद कंट्री है जो पूरी दुनिया के लिए मसला बन चुका है। मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप साहब इसका हल निकालेंगे, क्योंकि वो ही इज अ स्ट्रॉन्ग लीडर, ही इज नॉट अ ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन, और इस चीज को वो रियलाइज करते हैं कि अमेरिका हैज टू डील विद इट एट वंस। और पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात के बारे में ट्रंप इंतजामिया किस तरह देखती है इनको? मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप 1947 से हैं और स्ट्रॉन्ग रहे हैं और आज भी स्ट्रॉन्ग हैं। उसकी मैंने निशानदेही की है कि आप मुसलसल जो हाई लेवल डेलीगेशंस ना सिर्फ पाकिस्तान के दौरे कर रहे हैं, बल्कि फोन के ऊपर मुसलसल हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है डार साहब और सेक्रेटरी रूबियो, दे आर मुसलसल एक दूसरे के साथ डायलॉग करते हैं, बात करते हैं, और ना सिर्फ हाई लेवल डेलीगेशन आते हैं, बल्कि आपने देखा होगा IMF के जो दौरा है वो बड़ा कामयाब था, और उसके बाद हमारे आर्मी चीफ साहब का दौरा जो वाशिंगटन DC का, वो बड़ा एक कामयाब था। और स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ आइडियल रिलेशनशिप है और मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। उसकी वजह यह है कि लोगों को गुमराह किया गया था कि एक फ्लाइट आएगी, अडयाला जेल जाएगी, तो बच्चों को जो गुमराह किया जाता है, मिसलीड किया जाता है। आई होप कि लोग जो है वो अकल के नाखून लें और पाकिस्तान से मोहब्बत करने की कोशिश करें। यहाँ पर पाकिस्तान में ताजिर बरादरी से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि वो जो अमेरिका से अशिया यहाँ पर आती हैं उनको हम कम से कम टैरिफ लगाएंगे, फिर उसके बाद में अमेरिका से बात करेंगे कि जो हम पर 29% टैरिफ लगाया गया है इसको कम किया जाए। अभी तो कोके 90 दिन के लिए उसमें नरमी दी गई है। आप क्या समझते हैं, इस पर बात आगे बढ़ेगी पाकिस्तान और अमेरिका की? एब्सोल्युटली, मेरे ख्याल में मैंने जिस तरह आपको पहले अर्ज किया था कि आपका एक हाई लेवल डेलीगेशन पाकिस्तान से भी डायलॉग कर रहा है अमेरिका के साथ, और अमेरिका आके भी टैरिफ के इश्यूज को मजीद डील करेंगे। मैं यहाँ पे फिर दोबारा मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को, आर्मी चीफ साहब को, खासकर बिलखसूस ओवरसीज पाकिस्तान के हवाले से एक इंतहाई कामयाब कन्वेंशन किया। और उन्होंने एक लफ्ज मैं रिपीट करना चाहूंगा, मियाँ साहब ने कहा था, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, कि रेड टेप की बजाय आपको रेड कारपेट मिलेगा। तो मेरे ख्याल में ना सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ेगी, पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप बेहतर होंगे, बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानीज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, नए प्रोजेक्ट्स को कर रहे हैं। मार्च के महीने में रिकॉर्ड रेमिटेंस भेजी गई हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से पाकिस्तान में, और प्राइम मिनिस्टर ने इस पर खुशी का भी इज़हार किया है। तारा साहब, एब्सोल्युटली $4.1 बिलियन एक रिकॉर्ड अमाउंट है, और इस चीज के बावजूद कि उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता था, बल्कि PTI समझती थी ओवरसीज पाकिस्तानीज को ओन करते हैं वो, ये सब उनकी जेब में है। लेकिन मेरा ख्याल में ओवरसीज पाकिस्तानीज ने रिजेक्ट किया है, और उन्होंने इस चीज को का मैसेज दिया है कि अनफ इज अनफ, अब पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, हम पीछे नहीं जाएंगे, हम मजीद तरक्की करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद तारा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, अपने ख्याल कर रहे थे। प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे। बिल्कुल पाकिस्तान को आगे बढ़ना है और अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है, हम मजीद तरक्की करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।